कुदरती हरियाली, खिलखिलाती नदी, पंछियों की चहचहाहट, खुशहाल सुखी लोगों का हासिल था तेजपुर गांव। गांव में प्रधान थे संपत राम। संपत राम बड़े ही सुसभ्य, सुसंस्कृत और ईमानदार व्यक्ति थे और गांव का बड़ा ख्याल रखते थे। बरगद के पेड़ के नीचे चल रही सभा में गांव को मिले एक विशेष पुरस्कार के बारे में जानकारी दे रहे थे। बड़ी ही खुशी की बात है, हर साल की तरह इस साल भी हमें आदर्श गांव का पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार इस बात का सबूत है कि हमारे गांव में विकास के साथ साथ सुख शांति भी है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी इसी तरह से मिलजुल कर रहा करें। लेकिन संपत राम जी, विकास और सुख शांति तो ठीक है, पर हर साल की तरह इस साल भी हमारे गांव में कड़ाके की ठंड आएगी, उसका क्या करें? इसका कोई जवाब है आपके पास? हर साल ठंड आती है और हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों को कंबल बांटेंगे, जिससे लोग ठंड से अपनी रक्षा कर पाएंगे। ये था सूरज, संपत राम का इकलौता बेटा, अपने पिता की तरह ही होनहार और एक अच्छा इंसान, जो कि हर दम गांव की भलाई के बारे में सोचता रहता था। लेकिन इस साल हमें पता चला है कि हर साल से ज्यादा ठंड इस साल आने वाली है। आप चिंता न करें, हम इसका हल ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। रामदास की बात सच साबित हुई। इस साल गांव में काफी ठंड आई। संपत राम और सूरज ने गांव के लोगों को कंबल बांटे, पर जितने कंबल बांटे वो लोगों के लिए कम पड़ रहे थे। अरे, इस साल तो ठंड इतनी है कि 2-3 कंबल से भी आराम नहीं मिल रहा है। हाँ भाई, और इस साल तो गांव में संपत राम जी ने जितने कंबल बांटे वो भी कम पड़ गए। अब क्या करें? इस ठंड में बाहर कैसे निकले? घर से बाहर काम नहीं करने जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। करें तो करें क्या? अब लगता है हमें उस धनसुख लाल के दुकान पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो काफी महंगा बेचता है, क्या करें? और कोई चारा है तो बताओ। इसलिए गांव के लोग धनसुख लाल के दुकान पर जमा हुए, जिसकी एक कंबल की दुकान थी। देखो भाई, ये कंबल तो 5000 का है। इसकी क्वालिटी देखो, बहुत बढ़िया है। ये लेना हो तो लो, नहीं तो फुटो यहाँ से। तुम्हारे सरपंच के कंबल की तरह नहीं, उनके बेडशीट और कंबल में कोई फर्क ही नहीं है। फर्क तो आपकी नीयत और उसकी नीयत में है। उनके दिए कंबल अच्छे ही हैं, और आप जो कंबल 5000 में बेच रहे हैं ना, उसकी कीमत 2000 से ज्यादा नहीं है। इतनी ठंड है गांव में और आप अपने मुनाफे के बारे में सोच रहे हैं। अरे गरीब आदमी तो गरीब आदमी, अमीर इंसान को भी इस कंबल को खरीदने में दिक्कत होगी। आप भी तो इसी गांव के हैं ना, आपको जरा भी फिक्र नहीं है इस गांव की? मैं तो गांव के बारे में ही सोच रहा हूँ, इसीलिए तो इसके रेट कम हैं। नहीं तो जाओ शहर में, भाव पता चल जाएंगे। 7-8 हजार से कम में नहीं मिलेगा इस क्वालिटी का कंबल। गांव की फिक्र तो बस प्रधान संपत राम और सूरज को थी, जो अपने घर में बैठे चिंता में डूबे हुए थे। पिताजी, इस गांव में आई ठंड ने तो जान ही निकाल दी है लोगों की। हाँ, सुना है कल गांव में वो मंगलू के पिता की ठंड की वजह से मौत हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव में एक भी परिवार जिंदा नहीं बचेगा। धनसुख लाल अपने फायदे के बारे में ना सोचकर थोड़ा गांव वालों के बारे में सोचे तो सारी समस्या हल हो सकती है। उसके इतने महंगे कंबल गांव के लोग कैसे खरीदे? मुझे लगता है कि मुझे जाकर धनसुख लाल से बात करनी चाहिए। संपत राम जब धनसुख लाल के घर गए तो उन्हें भी वही जवाब मिला जिसकी उम्मीद धनसुख लाल से की जा सकती थी। धनसुख लाल, जरा मेरी बात सुनो। तुम गांव के बारे में सोचो। जहां लोग 500 रुपए भी खर्च नहीं कर पाते, वहां लोग 5000 के कंबल कैसे खरीदेंगे बताओ? आप चाहते हैं कि मैं कंबल कम भाव में बेचूं? अरे मेरी कमाई करने का यही तो सीजन है। अगर अभी पैसे ना कमाऊं तो कब कमाऊं? मैं कम भाव में नहीं बेचूंगा कंबल, बस ये तय रहा। संपत राम और सूरज अपने घर में बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि इस समस्या से गांव के लोगों को बचाया कैसे जाए। संपत राम दुखी स्वर में बोल पड़े। इस गांव में जब से हूं, ना जाने कितनी ही समस्या इस गांव में आई। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं जब से प्रधान बना
अपने बच्चे की तरह इस गांव को मैंने संभाला है, हर समस्या से उबारा है, लेकिन इस समस्या का उपाय मिल ही नहीं रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने पिता की ये हालत देख सूरज भी बहुत दुखी हुआ। वाकई उसके पिता जब से प्रधान बने थे अपने गांव को अपने बच्चे की तरह पालते आए थे। अपने परिवार से पहले हमेशा वो गांव के बारे में सोचते थे, लेकिन ठंड की समस्या ने तो उन्हें मानो अंदर से मार ही डाला था। सूरज भी तो अपने पिता की तरह ही गांव से प्यार करता था। इस पूरे माहौल में वो इस तरह फंस चुका था कि उसका दम घुट रहा था। इसीलिए टहलने के लिए वो गांव से दूर नदी किनारे पहुंचा। अरे भैया सुनो ना, हमारी बॉल उस बिल में गई है। प्लीज आप हमें उसमें से हमारी बॉल निकाल कर दीजिए ना। कहाँ गई है तुम्हारी बॉल? वो देखिए उधर, उस बिल में गई है। तुम लोगों को यही जगह मिली खेलने के लिए? मैदान में जाकर नहीं खेल सकते तुम लोग? यहाँ बिल है, बिल में पता नहीं क्या हो, सांप बिच्छू का डर होता है। भैया प्लीज बॉल निकाल दीजिए ना, हम लोग अभी मैदान में चले जाएंगे। प्लीज हमारी बॉल निकाल दीजिए। नाग को देखकर सभी डर गए, लेकिन सूरज तब चौंका जब नाग बोलने लगा। डरो मत, मैं जानता हूँ कि मुझे देखकर तुम डर गए हो। मैं एक बोलने वाला नाग हूँ। बिल में हाथ किसने डाला? सूरज डरते हुए कहता है, जी जी मैंने। हम बहुत खुश हुए, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मुझे एक ऐसी चोट लगी जिससे ऐसा फोड़ा बन गया कि मैं ना चल सकता था और ना ही एक जगह बैठ सकता था। तुम्हारे छूने से वो फोड़ा फूट गया और अब मुझे काफी राहत है। तुम्हारी वजह से मुझे इस तकलीफ से राहत मिली है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके काम आ सका। नाग देवता, आप एक दर्द से उबर चुके हैं। आपको तो दर्द का एहसास अच्छे से है। मैं भी एक दर्द से गुजर रहा हूँ जिसका उपाय मुझे नहीं मिल रहा। बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मुश्किल को मिटा सकता हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जी मेरे गांव का नाम तेजपुर है। बात यह है कि इस साल गांव में काफी ठंड पड़ रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। लोग मर रहे हैं। अगर आप हमारे लिए कुछ कर सके तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। ऋणी तो मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारी इस समस्या का निवारण मैं करता हूँ। फिर क्या था, एक ही पल में सूरज और बच्चों के सामने एक बड़ा सा तंदूर प्रकट हुआ और सूरज के हाथ में एक जादुई माचिस भी आ गई। ये एक तंदूर है। तुम्हारे हाथ में जो माचिस है, सिर्फ उससे ही ये तंदूर जलेगा। इसकी गर्मी से तुम्हारे गांव में ऐसी गर्माहट फैलेगी कि कंबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ सामान्य हो जाएगा। वाह, इतना बड़ा तंदूर! अब तो बहुत मजा आएगा। इसमें तो पूरे गांव के लिए रोटियां बन सकती हैं। जब तंदूर जला तो गांव में खुशी की लहर ऐसी दौड़ी कि ठंड की लहर का नामो निशान न रहा। गांव के लोग भर भर कर सूरज को दुआएं देने लगे, और देते भी क्यों ना, आज उसकी वजह से तो गांव में सुख और शांति आई थी। वाह सूरज भैया, ये तंदूर से तो ऐसी गर्मी पैदा हो रही है कि गांव में किसी को भी ठंड नहीं लग रही है। ये तंदूर तो कमाल का है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ सूरज भैया की इस माचिस से ही जलता है। जादू है ना ये? जादू तो है रामदास भैया। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा गांव इस ठंड से बच पाया। लेकिन ये सब देखकर गांव का सेठ धनसुख लाल पूरी तरह जल भुन गया था। इस सूरज ने तो मेरा सारा धंधा ही बिगाड़ दिया। मैंने इतने सारे कंबल जो शहर से खरीद कर लाए हैं, अब वो सारे के सारे मुझे उस तंदूर में ही जलाने पड़ेंगे। ये तंदूर जी का जंजाल बन गया है। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। सुना है जो माचिस उस सूरज के पास है, सिर्फ उस माचिस से ही वो तंदूर जलाता है। अगर तुम वो माचिस चुरा लो और उसे नष्ट कर दो, तो फिर से लोग ठंड से मरने लगेंगे, और उन्हें ठंड से बचने के लिए कंबल तो तुमसे ही खरीदनी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो तंदूर की माचिस हमारे हाथ लग जाए?
तुम्हें वो माचिस गांव वालों की नजर से बचाकर चुरानी पड़ेगी। एक काम करो, रात के अंधेरे में तुम संपत राम के घर जाओ और वो माचिस अपने हाथ में लेकर उसे खत्म कर दो। रात को सारा गांव जब सो रहा था, तब संपत राम के घर के पीछे वाली खिड़की में कुछ हलचल महसूस हुई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, सांप मुझे काट लेगा। धनसुख, तुम यहाँ कैसे? तुम चोरों की तरह हमारे घर कैसे आए? तुम्हारे जादुई तंदूर की वजह से तो गांव का फायदा हुआ, लेकिन मेरा धंधा चौपट हो गया। मेरा नुकसान हो रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहता तो मैं पैसे कैसे कमाता? इसीलिए मैं तुम्हारे तंदूर की माचिस को नष्ट करने यहाँ आया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ वो एक सांप में तब्दील हो गया और अब देखो जमीन पर पड़ते ही फिर से माचिस बन गया। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। सामने का दृश्य देखकर क्या हुआ ये जानने में सूरज और संपत राम को जरा भी देर नहीं लगी। इंसान लालच में किस तरह अंधा हो जाता है, तुम्हें आज समझ में आ गया होगा। तुम भी इसी तेजपुर के सदस्य हो। गांव के सुख दुख में तुम्हें साथ देना चाहिए, ना कि लालच में अंधा हो जाना चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। कुटुंबपुर गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था, जो गांव में ठेला लगाकर पानी पूरी बेचा करता था। रामलाल की पानी पूरी दूर दूर के गांव के लोग खाने आया करते थे। रामलाल एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। गरीबों को वो मुफ्त में पानी पूरी खिला दिया करता था। एक दिन रत्नापुर गांव का मुखिया रामलाल की पानी पूरी की तारीफ सुनते हुए अपने दो साथी भीमा और कालिया के साथ वहां पर आया। तुम्हारे पानी पूरी के चर्चे दूर दूर तक गांव में फैले हुए हैं रामलाल। मैं अपने आप को यहाँ पर आने से रोक नहीं पाया। ये मेरे दोनों साथी भीमा और कालिया हैं। अपने हाथ की बढ़िया पानी पूरी हम सबको खिलाओ। रामलाल ने उन सबको एक एक प्लेट पानी पूरी दे दी। पानी पूरी खाकर मुखिया खुश होते हुए बोला, तेरे हाथ में तो जादू है रामलाल, पानी पूरी खाकर मजा आ गया। सही कहा मुखिया जी, कई गांव में पानी पूरी खाई है, लेकिन ऐसी पानी पूरी का स्वाद कभी भी चखने को नहीं मिला। रामलाल, तुम हमारे गांव में ठेला क्यों नहीं लगाते? कालिया सही कह रहा है रामलाल, मेरा गांव तुम्हारे गांव से ज्यादा सुंदर है और वहां पर सफल व्यापारी भी रहते हैं। तुम्हारी पानी पूरी वहां खूब बिकेगी। तुम कहो तो मैं वहां पर तुम्हारे लिए एक अच्छी सी दुकान भी बनवा दूंगा। नहीं मुखिया जी, मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे गांव में भले ही आपके गांव जैसे धनवान व्यक्ति नहीं रहते हो, लेकिन मुझे अपने ही गांव में शांति मिलती है। आपको शायद नहीं पता मुखिया जी कि ये रामलाल एक नंबर का बेवकूफ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। आधे से ज्यादा तो पानी पूरी ये अपने गांव के लोगों को मुफ्त में खिला देता है। भीमा की बात सुनकर मुखिया हंसते हुए बोला, वो तो इसके कपड़ों की और ठेले की हालत बता रही है। अभी भी वक्त है रामलाल, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जीवन में धन कमाना बहुत जरूरी होता है। मुखिया रामलाल को तरह तरह के लालच देने लगा, मगर रामलाल ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। रामलाल, मैंने तुम्हारी पानी पूरी की जरा सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो अपने आप को 30 मार खां समझने लगे। तुम्हारा अब ये पानी पूरी का ठेला ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। इतना कहकर मुखिया गुस्से से अपने साथियों के साथ वहाँ से चला गया। वो सीधा रामलाल के गांव के मुखिया सत्तू से जाकर मिला। और सुनाओ सत्तू भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे गांव के? अरे मेरे गांव के हाल चाल क्या लेने आए हो मुखिया? हाल चाल तो तुम्हारे गांव के अच्छे हैं। तुम्हारे गांव में उन्नति ही उन्नति है। मेरे गांव के लोगों को तो 2 वक्त का भोजन भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तुम्हारे गांव में रामलाल की पानी पूरी तो बहुत प्रसिद्ध है।
दूर दूर से गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ रामलाल की पानी पूरी खाने के लिए ही आते हैं। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है मुखिया, उस बेचारे का पानी पूरी का ठेला अच्छा चलता है। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ सत्तू। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे गांव का नाम तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि रामलाल की वजह से प्रसिद्ध है। दूर दूर से गांव के लोग सिर्फ उसकी ही पानी पूरी खाने के लिए आते हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि गांव वाले आपस में मिलकर रामलाल को ही मुखिया बना दे। रत्नापुर गांव के मुखिया की बात सुनकर सत्तू बुरी तरह से चौंक गया। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मुखिया, इस बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। तुमने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। तो मुझे बताओ कि इसका उपाय क्या है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे गांव का नाम मेरे नाम की वजह से प्रसिद्ध हो जाए। सीधी सी बात है, तुम्हारे गांव का नाम पानी पूरी की वजह से प्रसिद्ध है। तुम शहर से कुछ अच्छे पानी पूरी बनाने वाले को पकड़ लाओ और अपने गांव में एक बढ़िया रेस्टोरेंट खोल लो। जब रेस्टोरेंट खुल जाएगा तो फिर रामलाल की पानी पूरी कौन खाने आएगा। हमारे मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सत्तू भाई, आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमारे सारे गांव वाले हमारी मुखिया जी की ही बात मानते हैं और देखो हमारे गांव में तुम्हारे गांव से ज्यादा उन्नति है। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कल ही शहर से कुछ पानी पूरी बनाने वालों को पकड़ कर लाता हूँ और यहाँ अपने गांव में रेस्टोरेंट का निर्माण करवाता हूँ और उस रेस्टोरेंट का नाम मेरे ही नाम से होगा, सत्तू रेस्टोरेंट। सत्तू की बात सुनकर रत्नापुर गांव का मुखिया मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। मुखिया अपने साथी कालिया से बोला, इसे राजनीति कहते हैं कालिया। अब तुम देखना, ये रामलाल आज से सत्तू मुखिया की आंखों का कांटा बन गया है। कुछ ही दिन में इस रामलाल का नाम खत्म हो जाएगा। आपके दिमाग का तो जवाब नहीं मुखिया जी। कुछ दिनों के अंदर ही अंदर सत्तू मुखिया ने गांव में एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट का निर्माण करवा लिया और शहर से एक बहुत अच्छे पानी पूरी बनाने वाले को अपने गांव में ले आया। कुछ ही दिनों बाद गांव के सारे लोग उसके रेस्टोरेंट में जाकर पानी पूरी खाने लगे। अब सत्तू के ठेले पर कोई नहीं आता था। बेचारा सत्तू रोज पानी पूरी का ठेला लगाकर दिन भर धूप में अकेला खड़ा रहता और शाम तक उसकी पानी पूरी खराब हो जाती। कुछ दिनों बाद निर्मला रामलाल से बोली, आपको अपना ठेला किसी दूसरे गांव में लगाना चाहिए। आपकी पानी पूरी कोई खाने नहीं आता। हम तो सड़क पर आ गए। तुम सही कहती हो, मुझे अपनी पानी पूरी रोज शाम के वक्त फेंकनी पड़ती है। तभी रामलाल का दरवाजा कोई खटखटाने लगा। रामलाल ने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था। मुझे कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ। मेरे घर पर करीब 2 दिन से खाना नहीं बन रहा। मेरा नुकसान पे नुकसान हो रहा है। मेरे पास कुछ पानी पूरी पड़ी है जो अभी तक खराब नहीं हुई है। तो लाओ, मुझे वही खिला दो। रामलाल ने पानी पूरी उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी। देखते ही देखते वो बूढ़ा व्यक्ति रामलाल की सारी पानी पूरी खा गया और उसने एक झोली रामलाल को पकड़ा दी। ये क्या है? ये बालू है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। बालू मेरी किस्मत कैसे बदल सकती है? ये जादुई बालू है। तुम कल से तंदूर में पानी पूरी बनाओगे। लेकिन वो कैसे? अपने कान इधर लेकर आओ। बूढ़ा व्यक्ति सत्तू के कान में कुछ बात कहकर चला गया। अगले दिन सत्तू उस बूढ़े व्यक्ति के बताए अनुसार गांव के बीचों बीच ठेला लगाकर खड़ा हो गया और तंदूर गर्म करके छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाने लगा। उन पूड़ियों को गर्म करने के लिए जैसे ही उसने बालू तंदूर में डाली, देखते ही देखते बहुत सारी पूड़ियाँ अपने आप बनकर तैयार होने लगी। उसकी महक से सारा गांव सत्तू के ठेले पर आकर खड़ा हो गया। पानी पूरी में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है रामलाल भैया, जल्दी से मुझे अपनी पानी पूरी खिला दो। देखते ही देखते शाम तक रामलाल की सारी पानी पूरी बिक गई। उस दिन के बाद रोज रोज ऐसा ही होने लगा। रामलाल तंदूर में पूड़ियाँ बनाता, मगर जैसे ही वो पानी पूरी गर्म करने के लिए जादुई बालू डालता, पूरा गांव वहां एकत्रित हो जाता। गांव में मुखिया के रेस्टोरेंट में कुत्ते लौटने लगे थे।
थक हार कर सत्तू ने रत्नापुर गांव के मुखिया को बुलाया। पता नहीं रामलाल तंदूर में कैसे पानी पूरियां बना रहा है। मेरे रेस्टोरेंट में तो ताले लग गए। आपके कहने के मुताबिक मैंने कई दिन से उसके घर पर नजर रख रहा था। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसका तंदूर एक जादुई तंदूर है। उसके पास जादुई बालू है। जैसे ही वो बालू तंदूर में डालता है, पूरा गांव पानी पूरी की खुशबू से महक जाता है। तो फिर जाओ, वो बालू मुझे ला कर दो। जैसी आपकी मर्जी। अगली रात भीमा और कालिया चुपके से उस बालू को चुरा ले आए। सत्तू ने भी हूबहू वैसे ही पानी पूरी बनाने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने वो बालू तंदूर में डाली, अचानक तंदूर फट गया और उसके कारीगर घायल होकर बेहोश हो गए। तभी एक प्रकाश में से एक बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराता हुआ सत्तू के सामने आकर बोला, मैं एक जादूगर हूँ। मैंने ही ये बालू रामलाल को दी थी। तुम शायद ये बात नहीं जानते मुखिया कि ये बालू खुद इंसान का चुनाव करती है। इस बालू ने रामलाल को चुना, तुम्हें नहीं। और तुम्हें एक राज की बात बताऊं, ये बालू अपने मालिक की रक्षा भी करती है। तो ध्यान रखना, रामलाल को कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। वो बहुत दयालु व्यक्ति है। उसकी दयालुता से ही प्रसन्न होकर मैंने उसे ये जादुई बालू दी थी। आखिरकार उसने मुझे मुफ्त में अपनी पानी पूरी खिलाई थी, तो उसका फायदा कराना तो मेरा फर्ज है। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और सत्तू हाथ मलता रह गया। उस दिन के बाद से सत्तू ने हार मान ली और रामलाल की जादुई तंदूर की पानी पूरी अब गांव तक ही नहीं, शहर में भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। सिम्बापुर शहर में आर्यन अपनी पत्नी जिया के साथ अपने भैया भाभी के साथ रहता था। आर्यन की भाभी प्रीति काफी नकचड़ी थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आर्यन और जिया उसके साथ उस घर में रहें। इसीलिए वो हमेशा अपने पति संदीप से इसकी शिकायत किया करती थी। कितनी बार कहा है आपको, मुझे आपके भाई और उसकी पत्नी के साथ रहना पसंद नहीं है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उन्हें पिताजी के छोड़े हुए जमीन जायदाद में हिस्सा मिले। मैं खुद यही चाहता हूँ भाग्यवान। इसलिए आज मैं कोर्ट में जाकर आया हूँ और एक वकील को घूस खिलाकर एक फर्जी वसीयत के कागज तैयार करा लिए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पिताजी जाने से पहले सारी चीजें मेरे नाम कर गए थे। अब बस कल सुबह की देर है। वाह पतिदेव, क्या तरकीब लगाई है आपने। आर्यन और जिया स्वभाव के बहुत अच्छे थे। घर का सारा काम जिया अकेले किया करती थी और आर्यन अपने पिता की बिरयानी की दुकान में काम किया करता था। अगले दिन का सूरज उगता है। संदीप और प्रीति आर्यन और उसकी पत्नी दोनों को घर से निकाल देते हैं। भैया, ये आप नहीं कर सकते। दीदी, हमसे क्या गलती हो गई? आप हमें घर से निकाल देंगी तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं पर भी जाओ, बस मेरे घर पर वापस मत आना। और आर्यन, तुम्हें काम पर आने की भी जरूरत नहीं है। उस बिरयानी की दुकान को भी पिताजी मेरे नाम पर करके गए हैं। अब जाओ तुम दोनों और खुद का कुछ कर लेना। बस वापस यहाँ मत आना, समझे? रहने की ही बात है तो थोड़े दिन किसी रेलवे स्टेशन पर सो जाना। गरीब लोग वहीं पर तो सोते हैं। आर्यन अपनी पत्नी को लेकर सिम्बापुर रेलवे स्टेशन चला जाता है और खाने के लिए कुछ चीजें लेता है। वो पूरा दिन उसी रेलवे स्टेशन पर बिताते हैं। ना सिर पर छत, ना बदन पर चादर। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, खाना भी कम हो रहा था। हम खाएंगे क्या? खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम चिंता मत करो, यहीं ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। आर्यन थोड़ी दूर जाकर लोगों से खाने की भीख मांगने लगता है। खाना, खाना, किसी के पास कुछ खाना है तो खाना दे दो। मेरी पत्नी भूखी है, खाना दे दो, कोई तो कुछ दे दो। आर्यन अपनी हालत पर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहां पर एक छोटी लड़की आर्यन के पास आकर कहती है, आप रो क्यों रहे हो? मैं आपको खाना देती हूँ। आज मैं अपना टिफिन लाना भूल गई और मम्मी ने मुझे आज बिरयानी और मेरे दोस्तों के लिए मोमोज पैक करके दिए हैं। आप रोइए मत, मैं आपको अपना टिफिन देती हूँ। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत
कमजोरी की हालत में लोगों से खाना मांग रही थी। कोई खाना दे दो, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आर्यन उसे देखकर रुक जाता है और बूढ़ी औरत से कहता है, जी माँ जी, मैं थोड़ा सा खाना आपको देता हूँ। मैं अपने हिस्से का खाना आपको दे देता हूँ। मुझे बस इतना खाना चाहिए था जिससे मेरी पत्नी का पेट भर जाए। तुम नेक इंसान हो, तलाशा हर जगह तुम्हें उसी तरीके से जैसे कोई समुद्र में मोती ढूंढता हो। हर बार पत्थर हाथ में आते हैं, मगर आज इस समंदर में मुझे मोती मिल गया। वो बूढ़ी औरत अचानक से परी में बदल जाती है। जिस बच्चे ने तुम्हें ये टिफिन दिया था वो मैं ही थी बेटा। भूखमरी की हालत में भी तुमने मुझे खाना दिया। अब से तुम कभी भूखे नहीं सोओगे। धीरे धीरे सब जो तुमने खोया है उसका दुगना तुम्हारे पास आ जाएगा। मेहनत करो और खूब तरक्की करो आर्यन। परी जादू से वहां स्टेशन पर एक दुकान खड़ी कर देती है जिस पर मोमोज बिरयानी लिखा होता है। कल से तुम यही बेचोगे। इस दुकान पर तुम काम करोगे। जो कोई तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाएगा वो इसका दीवाना हो जाएगा। ये कहकर परी वहां से चली जाती है। आर्यन जिया को जाकर खाना देता है और उसे सारी बात बताता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, सबने कहा और सुना है, मगर आज जो हमारे साथ हुआ है वो प्रमाण है कि ये वाक्य गलत है। अगले दिन आर्यन और जिया दोनों दुकान में जाते हैं जहां पर पहले से ही मोमोज बिरयानी बनाने की सामग्री वहां 2 पेटियों में रखी हुई थी और साथ ही वहां एक पर्ची भी थी जिसमें मोमोज बिरयानी बनाने का तरीका लिखा हुआ था। यहाँ तो पहले से ही सामग्री रखी हुई है। हम इस बिरयानी को सबके लिए बेचेंगे। इसे गरीब भी खरीद सकता है और अमीर भी। इस बिरयानी को हम 5 रुपए में बेचेंगे। सही कहा आपने। आर्यन और जिया मोमोज बिरयानी बना लेते हैं और उस मोमोज बिरयानी को रेलवे स्टेशन पर 5 रुपयों में बेचना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां कई सारे लोग उनकी बनाई हुई मोमोज बिरयानी खाने आ जाते हैं। बेटा, शुक्रिया, तुमने हम गरीबों को अपने ध्यान में रखकर ये अनोखी मोमोज बिरयानी 5 रुपए में बेचना शुरू किया। हमने भी दिन सहे हैं, हमें पता है कि कैसा लगता है। आप निश्चिंत रहिए और ये बताइए कि आपको और बिरयानी चाहिए क्या, क्योंकि उसके लिए और पैसे देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आर्यन और जिया की मोमोज बिरयानी पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। सब लोग उसकी दुकान पर 5 रुपए की मोमोज बिरयानी खाने आने लगे। कई शहरों के धनवान भी उसके पास 5 रुपए वाली मोमोज बिरयानी खाने आते और उसे कई सारे पैसे देकर जाते। ये खबर हवा की तरह संदीप और प्रीति तक भी पहुंच जाती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ पतिदेव? आर्यन और जिया फिर से अमीर बनते जा रहे हैं। उन्हें कई सारे शहर के धनवान लोग उस बिरयानी को खाकर ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं उन्हें। जानता हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सब तो हमने उससे छीन लिया था, तब उसके पास ये दुकान खोलने के पैसे कैसे आए और इतने पैसे कैसे आए कि वो बिरयानी को 5 रुपयों में बेच रहा है। हम दोनों को जाकर देखना पड़ेगा भाग्यवान। मगर वो हमसे बात भी करेगा क्या? वो सब मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने भाई को जानता हूँ, उसका दिल बहुत कोमल है। वो मुझसे गुस्सा नहीं रह सकता है। संदीप और प्रीति दोनों आर्यन और जिया से मिलने उनकी दुकान पर पहुंच जाते हैं। मेरे भाई आर्यन, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई थी। जिया, मुझे भी माफ कर दो। हमने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। अरे दीदी, कोई बात नहीं। बुरा तो हमारे साथ हुआ, मगर हम टूटे नहीं और आप हमारे पास आ गईं, तो मैं अभी कह सकती हूँ कि परिवार हमसे झूठे नहीं। संदीप भैया, हमने आप दोनों को माफ किया। मैं आप दोनों को मोमोज बिरयानी खिलाता हूँ। आर्यन दोनों को मोमोज बिरयानी खिलाता है। संदीप बातों बातों में आर्यन से मोमोज बिरयानी की दुकान का राज पूछता है और आर्यन अपने भाई पर भरोसा करके उसे बता देता है, भैया, हम 5 रुपयों में इस मोमोज बिरयानी को इसलिए बेच पा रहे हैं क्योंकि इस दुकान में 2 पेटियां हैं।
जिसमें हर दिन अपने आप मोमोज बिरयानी बनाने की सामग्री आ जाती है और पर्ची में मोमोज बिरयानी कैसे बनाते हैं वो भी लिखा हुआ है। इसलिए ये मोमोज बिरयानी खाने में इतनी अच्छी लगती है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मोमोज बिरयानी के लिए शुक्रिया। अब हम चलते हैं, मगर हम आगे भी तुम दोनों से मिलने आते रहेंगे। संदीप और प्रीति घर लौट जाते हैं। कहा था ना मैंने, वो आर्यन मुझसे गुस्सा नहीं रह सकता। और देखा किस तरीके से मैंने उससे सब उगलवा लिया। वो 2 पेटियां और वो पर्ची, हमें बस वही चाहिए। फिर हम भी मोमोज बिरयानी बेचेंगे, वो भी ज्यादा भाव में। सोचो सोचो पतिदेव, कितने पैसे होंगे हमारे पास। कुछ योजना बनाओ। मैंने योजना सोच रखी है भाग्यवान, बस तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन रात को आर्यन और जिया अपनी दुकान को बंद करके चले जाते हैं और संदीप और प्रीति रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही उन्हें वो बच्ची मिलती है जिसने आर्यन को मोमोज और बिरयानी की टिफिन दी थी। मैं रास्ता खो चुकी हूँ। अंकल जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे घर छोड़ दीजिए। ए लड़की, यहाँ से भाग, जा यहाँ से, किसी और से मदद मांग। अरे ये बच्ची यहाँ कैसे आ गई? ए, समझ नहीं आता क्या? निकल यहाँ से। वो बच्ची वहां से रोते रोते चली जाती है। संदीप और प्रीति आर्यन की मोमोज बिरयानी की दुकान पर पहुंचते हैं। देखो, यही है वो पेटियां जिसमें हर दिन उस अनोखी मोमोज बिरयानी बनाने की सामग्री अपने आप आ जाती है। और वो रही पर्ची जिसमें उस मोमोज बिरयानी को बनाने का तरीका लिखा है। कितना भोला है मेरा भाई, ऐसी चीज को कोई खुले में छोड़कर कैसे जा सकता है। मूर्ख भाई है मेरा, इसीलिए अब मैं धनवान हो जाऊंगा। संदीप और प्रीति उन दोनों पेटियों और पर्ची को उठाकर जाने लगते हैं। तभी उन्हें बीच में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उन दोनों से मदद मांगती है। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बड़ी भूख लग रही है। बेटा, पेटी में से कुछ खाने को दे दो। नहीं नहीं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। जैसे ही वो ये शब्द कहता है, वो बूढ़ी औरत परी में बदल जाती है और उन दोनों से कहती है, मैंने 2 बार रोकने की कोशिश की तुम दोनों को अपने कहर से बचाने की, मगर लालच को मैंने तुम्हारे अंदर वास करते देखा। नहीं मिलेगी माफी तुम दोनों को इस गुनाह की। धनवान होना था तुम दोनों को, अब सब छीन लिया जाएगा तुमसे। कूदता था तुम्हारा मन पैसा देखकर, अब कूदते रहना जिंदगी भर एक मेंढक की तरह। संदीप और प्रीति दोनों मेढक में बदल जाते हैं। अगली सुबह होती है, आर्यन अपनी दुकान खोलता है और उसे वो दोनों पेटियां अपनी जगह पर ही दिखती हैं, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। शहर में आर्यन आगे और कई सारी जगहों पर अपनी 5 रुपए की मोमोज बिरयानी की दुकान खोल लेता है और अपनी जिंदगी आराम से जीता है। एक गांव में अभिमन्यु नाम का व्यक्ति पनीर बिरयानी बेचा करता था। एक दिन अभिमन्यु बाजार में पनीर बिरयानी का ठेला लगाकर ग्राहकों को आवाज लगा रहा था। आइए आइए और पनीर बिरयानी का आनंद उठाइए। सभी का धंधा इस समय चल रहा है मंदा। मेरी बिरयानी के साथ मिला हुआ पनीर इस गर्मी में आपको कर देगा ठंडा। तभी वहाँ पर मुखिया आकर अभिमन्यु से बोला, अरे क्या बात है अभिमन्यु, कितनी देर से देख रहा हूँ कि ग्राहकों को आवाज लगा रहे हो, मगर कोई तुम्हारी पनीर बिरयानी खाने ही नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, कुछ देर बाद देखिएगा कि कितने ग्राहक मेरे ठेले पर आकर बिरयानी खाने का आनंद उठाएंगे। अभिमन्यु, ये गर्मी का मौसम है, तुम पनीर बिरयानी बेचने की बजाय कोई नया आइटम क्यों नहीं बेचते? नहीं मुखिया जी, पनीर बिरयानी मेरे पिताजी भी बेचा करते थे और उन्होंने ही मुझे पनीर बिरयानी बनानी सिखाई थी। मैं इस धंधे को नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर में अभिमन्यु के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी और देखते ही देखते
अभिमन्यु की पनीर बिरयानी खत्म हो गई। मुखिया मुस्कुराते हुए अभिमन्यु से बोला, मान गए अभिमन्यु, तुम्हारी पनीर बिरयानी का स्वाद गर्मी में भी लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। अभिमन्यु मुस्कुराता हुआ घर चला गया और मुखिया भारी मन से अपने खेत की ओर चला गया। खेत पर उसका भतीजा चंदू मुखिया का इंतजार कर रहा था। चाचा जी, क्या आपने अभिमन्यु से बात की? हाँ, मैंने अपने तरीके से उससे कहा कि वो पनीर बिरयानी की जगह कोई और आइटम क्यों नहीं बेचता, मगर उसने मना कर दिया। चाचा जी, अभिमन्यु की पनीर बिरयानी इतनी प्रसिद्ध है कि अगर मैं उसके सामने कोई दूसरा आइटम का ठेला लगाकर बेचूंगा तो वो नहीं बिकेगा। मेरे रोजगार का क्या होगा? चिंता मत करो चंदू, मैं कल कोई उपाय सोचकर तुम्हें बताता हूँ। इधर अभिमन्यु की पत्नी बिंदिया अभिमन्यु से बोली, कल तुम्हारे पीठ पीछे मुखिया जी घर पर आए थे। बोल रहे थे कि गर्मी का सीजन चल रहा है, तुम अपने पति से कुछ और बेचने के लिए क्यों नहीं कहती? ये मुखिया जी भी ना मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अरे भाई, जब मेरी पनीर बिरयानी सारे गांव में प्रसिद्ध है तो फिर मैं दूसरा आइटम क्यों बेचूं? सही बात है, आपकी पनीर बिरयानी तो भीषण गर्मी में भी लोग खाना पसंद करते हैं जी। अगले दिन मुखिया अपने भतीजे चंदू से बोला, मैंने उपाय सोच लिया है चंदू, तुम आज से अभिमन्यु के ठेले के सामने पनीर बिरयानी ही बनाकर बेचोगे। चाचा जी, आपको लगता है कि मेरी बनाई हुई पनीर बिरयानी ग्राहक खरीदेंगे? पूरी बात तो सुन लो चंदू, तुम अपने ठेले के अगल बगल अच्छी वैरायटी के छाते भी लगाओगे ताकि लोगों को बैठने में सहूलियत हो। और तो और, तुम हर पनीर बिरयानी की प्लेट के साथ एक कोल्ड ड्रिंक लोगों को मुफ्त पिलाओगे। चाचा जी, इस तरह से तो मुझे मुनाफा कम और घाटा ज्यादा होगा। मूर्ख कहीं के, जब तुम ऐसा करोगे तो सारे ग्राहक तुम्हारी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। एक बार उसके ग्राहक टूटकर तुम्हारे पास आ गए तो उसके बाद तुम अपनी मर्जी के मुताबिक बिरयानी की प्लेट के दाम रख सकते हो। तुम नहीं जानते चंदू, इस देश में लोग मुफ्त का माल देखकर बड़े ही जल्द खींचे चले आते हैं। और रहा सवाल अभिमन्यु का, तो उसके ठेले के साथ मुझे क्या करना है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगले दिन चंदू मुखिया के कहे मुताबिक उसने अगल बगल में अच्छी वैरायटी की छाते वाली कुर्सियां भी रखवा ली और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, आइए आइए, आप सबने अभिमन्यु की घटिया पनीर बिरयानी का बहुत स्वाद चखा है। एक बार मेरी बनाई हुई स्वादिष्ट पनीर बिरयानी खाइए और मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक का आनंद उठाइए। एक ग्राहक चंदू से बोला, अरे भैया, क्या तुम वास्तव में एक प्लेट पनीर बिरयानी के साथ एक कोल्ड ड्रिंक मुफ्त दोगे? हाँ हाँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। और तो और, तुम अभिमन्यु के ठेले पर गर्मी में पनीर बिरयानी खाते थे और यहाँ इस छतरी के नीचे आराम से बैठकर पनीर बिरयानी का आनंद उठाओ और इस गर्मी में ठंडी ठंडी मुफ्त कोल्ड ड्रिंक का भी आनंद उठाओ। अरे वाह भैया, फिर तो मजा आ जाएगा। कुछ ही दिनों में अभिमन्यु के सारे ग्राहक टूटकर चंदू के ठेले के पास पनीर बिरयानी का आनंद उठाने लगे। अभिमन्यु की आमदनी खत्म हो गई। अगर मुखिया का भतीजा एक कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में दे रहा है तो आप भी क्यों नहीं कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में देते हैं जी? ये कैसी बातें कर रही हो बिंदिया? एक तो मैं लोगों को वैसे भी बहुत सस्ते में पनीर बिरयानी बेचा करता था। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में दे दूंगा तो इस तरह से तो मुझे अपना घर भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुखिया जी बार बार मुझे ये धंधा छोड़ने के लिए क्यों कहते थे। आज मैं मुखिया जी से बात करके ही रहूंगा। शाम के समय अभिमन्यु मुखिया के घर पर चला गया। अभिमन्यु को देखकर मुखिया बुरा मुंह बनाता हुआ बोला, क्या बात है अभिमन्यु, यहाँ क्यों आए हो? देखिए मुखिया जी, मुझे नहीं पता कि आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन आपका भतीजा मेरे साथ सही नहीं कर रहा। क्यों भाई, इस गांव में क्या तुम्हें ही पनीर बिरयानी बेचने का अधिकार है? नहीं मुखिया जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन आपका भतीजा चंदू मेरी बिरयानी की बुराई हर ग्राहक से करता है और आखिर वो मेरे ही ठेले के सामने बिरयानी कैसे बेच सकता है? अभिमन्यु, तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो।
हर किसी के धंधा करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। और हाँ, अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो फिर ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता ने वर्षों पहले मुझसे कर्ज लिया था जो कि उन्होंने मुझे नहीं लौटाया। तो आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? तो तुम उनके बेटे हो, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने पिता का कर्ज चुकता करो। मेरी आर्थिक स्थिति इस वक्त खराब है मुखिया जी, वो भी आपके भतीजे की वजह से। कोई बात नहीं, तुम्हारा ठेला किस काम आएगा? कल तक अपने ठेले को यहाँ खड़ा कर जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे ठेले को तुम्हारे घर से ही उठवा लूंगा। अभिमन्यु मुंह लटकाकर वहां से चला गया। अगले दिन मुखिया के आदमी अभिमन्यु का ठेला भी उठाकर ले गए। अभिमन्यु बेरोजगार हो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आखिर आप कब तक ऐसे ही घर पर बैठे रहेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा बिंदिया, यहाँ तक कि धंधा और ठेला भी हाथ से चला गया। अब मैं क्या करूं? मुखिया ने जरूर आपसे झूठ बोला है। आपके पिताजी को स्वर्ग सिधारे तो कई वर्ष हो गए हैं। उन्होंने तो आपसे कभी जिक्र नहीं किया कि मुखिया से उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए थे। जानता हूँ बिंदिया, लेकिन जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो लगता है कि जैसे इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। वैसे भी अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता। इतना बोलकर अभिमन्यु क्रोध से एक बक्से पर लात मार दी। बक्से से कुछ सामान नीचे गिर गया। ये क्या किया आपने? ये तो आपके पिताजी का पुराना बक्सा था। अभिमन्यु ने अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बक्से से गिरे एक बहुत पुराने कागज को पढ़ने लगा। ये आप क्या पढ़ रहे हैं जी? क्या है ये? ये तो पिताजी की हैंडराइटिंग है बिंदिया। सिर्फ पिताजी ही इस गांव में 5वीं क्लास पास थे। इसमें बर्फ की बिरयानी के बारे में कुछ लिखा है। अचानक अभिमन्यु को कुछ याद आया। मुझे याद आ रहा है, पिताजी बर्फ की बिरयानी के बारे में माँ से बात तो किया करते थे कि वो एक दिन बर्फ की बिरयानी बनाकर बेचेंगे। लगता है ये वही है। अगर ऐसी बात है तो फिर आप बर्फ की बिरयानी क्यों नहीं बेचते? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मेरे पास एक चांदी का हार पड़ा हुआ है। आप उसको गिरवी रखाइए और अपना धंधा फिर से शुरू कीजिए। अभिमन्यु उसी दिन उस हार को गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आया और चावल खरीदकर अपने पिताजी के लिखे नुस्खे के अनुसार चावल को पकाकर उसके ऊपर बर्फ मिला दी। बिंदिया, बर्फ की बिरयानी तो बनकर तैयार हो गई। आपके साथ मैं भी बेचने का प्रयास करूंगी। हम अपनी पुरानी जगह पर धूप में ही खड़े होकर इसे बेचेंगे। अभिमन्यु बिंदिया के साथ अपनी पुरानी जगह पर चला गया और आवाज लगाने लगा। आइए भैया आइए, आप सबने पनीर बिरयानी बहुत खाई है। एक बार आप बर्फ की बिरयानी खाकर ठंडा ठंडा कूल कूल होने का आनंद उठाइए। तभी एक ग्राहक वहां आकर बोला, अरे भैया, पनीर बिरयानी, छोले बिरयानी, नॉनवेज बिरयानी के बारे में तो सुना था, बर्फ की बिरयानी के बारे में पहली बार सुना है। देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी है। एक बार बिरयानी को खाने का आनंद उठाइए और ठंड का मजा लीजिए। लाओ भैया, एक प्लेट लगा दो। अभिमन्यु ने एक प्लेट में बर्फ की बिरयानी उस ग्राहक को दे दी। बिरयानी खाते ही वो ग्राहक बोला, अरे भैया, बर्फ की बिरयानी को खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि दिसंबर की सर्दी आ गई हो। उस ग्राहक की बात सुनकर सभी ग्राहक अभिमन्यु के बर्फ की बिरयानी पर दौड़ पड़े। कुछ ही दिनों में अभिमन्यु की बिरयानी अपने गांव में और आसपास के सभी गांव में प्रसिद्ध हो गई। अभिमन्यु की बर्फ की बिरयानी जो भी खाता उसे भीषण गर्मी में भी गर्मी नहीं लगती। एक दिन अभिमन्यु की पत्नी अभिमन्यु से बोली, आपके पिताजी की बर्फ की बिरयानी का नुस्खा अगर हमें नहीं मिलता तो हम तो सड़क पर आ गए थे। तुम सही कह रही हो, पिता पिता ही होता है। इस संसार से जाने के बाद भी उन्होंने हमारी सहायता की। मैं चाहती हूँ कि इस भीषण गर्मी में बेचारे बहुत से गरीब लोग गर्मी की वजह से परेशान हैं, जिनके घर पर ना कूलर है और ना ही पंखा, आप उन्हें ये बर्फ की बिरयानी मुफ्त में खिलाइए। अभिमन्यु को अपनी पत्नी का सुझाव पसंद आया और अभिमन्यु उस दिन से गरीब लोगों को बर्फ की बिरयानी मुफ्त में खिलाने लगा।
अब गांव में जिसे भी गर्मी लगती वो अभिमन्यु के पास आ जाता और अभिमन्यु ने गांव में एक दुकान खरीद ली। अब वो गांव में ही दुकान पर बर्फ की बिरयानी बेचा करता। ये देखकर चंदू मुखिया से बोला, चाचा जी, हमारी सारी योजना पर पानी फिर गया। सही कहते हो तुम। पता नहीं इस चंदू के पास बर्फ की बिरयानी बनाने का नुस्खा कैसे आ गया। उसकी बर्फ की बिरयानी खाने के बाद किसी को गर्मी ही नहीं लगती। अब तो दूर दूर से लोग आकर उसकी बिरयानी खाने लगे हैं और वो भी सिर्फ इसी वजह से खाते हैं ताकि वो अपने शरीर की गर्मी भगा सके। तो फिर कुछ कीजिए चाचा जी। जब दुश्मन ताकतवर हो जाए तो फिर उससे दुश्मनी नहीं बल्कि समझौता करना चाहिए। चलो मेरे साथ। मुखिया चंदू को लेकर अभिमन्यु के घर पर चला गया। मुखिया और चंदू को देखकर अभिमन्यु चौंकता हुआ बोला, मुखिया जी, आज आपको इस गरीब की याद कैसे आ गई? अभिमन्यु, तुम्हारी बर्फ की बिरयानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुकी है। अब तो लोग हमारे गांव का नाम भी बर्फ की बिरयानी के नाम से जानने लगे हैं। लेकिन मैं तुमसे समझौता करने आया हूँ। मेरा और आपका तो कभी कोई झगड़ा ही नहीं था मुखिया जी, तो फिर समझौता किस बात का? तुम एक नंबर के मूर्ख हो अभिमन्यु। तुम्हारे हाथ में बर्फ की बिरयानी का नुस्खा है। तुम चाहो तो इससे लाखों रुपए कमा सकते हो, लेकिन तुम पैसे कमाने की बजाय गरीब भिखारी को मुफ्त में बर्फ की बिरयानी खिला रहे हो। मुझे लगा था कि शायद आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए आप यहाँ आए हैं। पर मैं गलत था मुखिया जी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। गरीब की मदद करने से हमारे मन को जो शांति मिलती है ना, वो किसी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आप यहाँ से जा सकते हैं। मुखिया और चंदू मुंह लटकाकर वहाँ से चले गए। अभिमन्यु आज भी बर्फ की बिरयानी बनाता है और उन्हें बेचता है। अब्दुल मियाँ की मौत के बाद उनके तीनों बच्चे अनाथ हो गए। अब उनके सर पर बाप का साया नहीं था। अब क्या होगा? कैसे हमारा घर चलेगा? दो जवान बेटियों की शादी भी करनी है। या अल्लाह, कुछ तो रहम कर। अम्मी, अब हमें ही बाहर जाकर काम करना होगा। पर तू क्या काम कर सकती है? मुझे तो बस एक ही काम अच्छे से आता है, खाना बनाना। क्यों ना हम एक बिरयानी सेंटर खोलें? पर उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे आपा। पैसों की चिंता मत करो, मेरे ये गहने कब काम आएंगे। और एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो तुम लोग इसे मिलकर छुड़ा लेना। पर अम्मी, अब्बा ने ये आपके लिए खरीदे थे। बेटा, मेरी पहली जिम्मेदारी तुम सब हो। गहनों का क्या है, वो तो वापस भी बन जाएंगे। ठीक है। शिफा ने अपनी अम्मी के गहने ले लिए और उन्हें गिरवी रखकर उसे 20,000 रुपए मिले। उन पैसों से उन लोगों ने छोटा सा ठेला खरीद लिया और तीनों भाई बहन मिलकर उस ठेले पर काम करने लगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी, जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ले लो गरम गरम बिरयानी। कई लोगों ने उनके ठेले की बिरयानी चखी और सभी को वो बिरयानी अच्छी लगी। वाह, क्या बिरयानी है। हमने कभी इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई। हाँ, बहुत अच्छी बिरयानी है। शुक्रिया भाईजान, ये हमारी अम्मी का नुस्खा है। हमारी अम्मी की स्पेशल बिरयानी बहुत अच्छी है। और देखते ही देखते उनका बिरयानी का ठेला चल पड़ा। अब लोगों की भीड़ लगने लगी। मुझे 2 बिरयानी पार्सल देना। ठीक है। मुझे भी दो। अब नदीम को लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर ऑर्डर दिया करते थे। ये लीजिए आपका ऑर्डर। ये आपका। ये आपका। 1 महीने बाद शिफा अपने कमाए हुए रुपए गिन रही थी। ये लीजिए अम्मी, इस महीने का मुनाफा 20,000 रुपए। क्या? आपने सही सुना, 20,000 रुपए। इतने सारे पैसे? हमारी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती है अम्मी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरे बच्चों को कामयाबी अता फरमाई। शुक्रिया अम्मी, अगले महीने ही आपके गहने छुड़वा लेंगे हम, इंशाल्लाह। आज शिफा का परिवार बहुत खुश था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद पहली बार उनके घर में कुछ अच्छा हो रहा था।
तीनों भाई बहन ने अपनी मेहनत जारी रखी और दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे। ये सब हम तीनों की एकता की वजह से हो रहा है। बिल्कुल आपा। और हम हमेशा एक ही रहेंगे। हाँ, हमेशा। कुछ महीनों में तीनों ने ठेले से होटल बना लिया। नदीम काउंटर पर बैठा करता और शिफा और सना बिरयानी पकाया करती। नदीम भाई, वही स्वाद है ठेले वाला। बिल्कुल, यही तो हमारी अम्मी का नुस्खा है भाईजान, जायका कभी नहीं बदलेगा। लोग अक्सर इनकी बिरयानी के स्वाद की तारीफ किया करते थे। धीरे धीरे इन्हें पार्टीज के केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगे। भाई, मेरे घर कल एक पार्टी है, 100 लोगों की बिरयानी चाहिए। जी बिल्कुल मिलेगी ना, पर वही स्वाद चाहिए जो हम यहाँ खाते हैं। बिल्कुल वही जायका रहेगा, आप बेफिक्र होकर ऑर्डर दे जाइए। तीनों भाई बहन बहुत खुश थे कि उनका कारोबार बड़ा होता जा रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, ये ऑर्डर अब तक गया नहीं। वो कादरी साहब के घर में निकाह था, पर किसी कारण से वो निकाह टूट गया, तो अब ये खाना नहीं जाएगा। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ। तुम एक काम करो, ये खाना गरीबों को खिला दो, कम से कम कादरी साहब की दुआ मिलेगी। ठीक है आपा। अपनी बड़ी बहन के कहने पर नदीम ने सारी बिरयानी फकीरों में बांट दी, पर उसका मन नहीं था। जब वो होटल लौटा तो सना वहीं थी। आपा कहाँ हैं? वो तो घर गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपा ने इतनी सारी बिरयानी गरीबों में बांटने को क्यों बोल दी। क्या बोल रहे हो तुम? सना आपा, आज कादरी साहब के घर पर निकाह था। उन्होंने 300 लोगों की बिरयानी का ऑर्डर दिया था, लेकिन किसी कारण से उनके घर का निकाह टूट गया, तो अब बिरयानी बच गई थी। मैं सोच रहा था कि हम बिरयानी बेच देंगे, पर आपा ने बोला कि सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ये तो सही फैसला नहीं हुआ। हम उस बिरयानी से भी पैसे कमा सकते थे आपा। हाँ बिल्कुल, हमारी आपा बहुत नेक दिल है, इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि जब हमें बिरयानी के पैसे मिल गए हैं तो क्यों ना बिरयानी गरीबों में बांट दी जाए। पर उन्हें दुगने मुनाफे का ख्याल आया ही नहीं होगा। हो सकता है। तभी शिफा वहाँ आई और सना और नदीम ने अपनी बातचीत बंद कर दी। सारी बिरयानी गरीबों में बांट दी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। कम से कम कादरी साहब को दुआएं मिले, अभी उन्हें दुआओं की खास जरूरत है। जी। सना और नदीम अपनी बड़ी बहन के फैसले से सहमत नहीं थे। खैर, उनका कारोबार चलता रहा। उन्हें और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले। उनका होटल भी अच्छा चल रहा था। फिर कुछ महीनों बाद एक और ऑर्डर कैंसिल हो गया। नदीम, अंसारी जी का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तुम ये सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ठीक है आपा। नदीम ने हाँ तो कह दिया, पर उसका मन नहीं था। बड़ी बहन के घर जाने के बाद सना और नदीम बातें करने लगे। क्या हम ये बिरयानी बेच नहीं सकते? अभी तो रात के 10 बज गए हैं, अब शायद ही ग्राहक आएंगे। एक काम करते हैं, इसे अंदर रख देते हैं, कल पहले यही बेचेंगे। हाँ हाँ, ये सही होगा। दोनों भाई बहन ने मिलकर वो बिरयानी छुपा दी। अगले दिन उन लोगों ने पहले वो बिरयानी बेची और वो दोनों बहुत खुश थे कि मुनाफा दुगना हो रहा है, और शिफा इस बात से अनजान थी। फिर क्या था, जब भी कोई ऑर्डर कैंसिल होता, अगले दिन वो बिरयानी सना और नदीम होटल में बेचा करते थे। ये सिलसिला काफी महीनों तक चलता रहा। एक दिन ये बासी बिरयानी एक रेगुलर कस्टमर की प्लेट में आई। नदीम भाई, कुछ तो गड़बड़ है, बिरयानी में वो स्वाद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हम तो हमेशा से वैसी ही बिरयानी बना रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे सारे कस्टमर्स को बिरयानी की गड़बड़ समझने लगी और उन्हें वो स्वाद पसंद नहीं आ रहा था। अचानक उनके होटल में ग्राहक कम हो गए। तभी शिफा सोच में डूब गई। अचानक ऐसा क्या हो गया? हमारे ग्राहक टूट क्यों रहे हैं? ऐसा चलता रहा तो कैसे चलेगा? नदीम को अपनी गलती समझ में आई। वो अपनी आपा के सामने रोने लगा। मेरी गलती है, मैंने और सना आपा ने बासी बिरयानी ग्राहकों को खिलाई। क्या? नदीम ने अपनी आपा के सामने सारी गलती कबूल की। ये तूने क्या कर दिया? ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में धंधा ही तोड़ दिया। अब हम कैसे ग्राहकों को वापस लाएंगे? हमें माफ कर दीजिए आपा। हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
तीनों सोचने लगे कि अब वो लोग क्या कर सकते हैं। और फिर अगले दिन शिफा को एक रास्ता मिल गया। शिफा ने एक बोर्ड लिखवाया, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से आपको बासी बिरयानी खानी पड़ी, हम शर्मिंदा हैं, इसलिए अगले 1 हफ्ते तक हम सबको फ्री में बिरयानी खिलाएंगे। ये बोर्ड शिफा ने होटल के बाहर लगा दिया। कस्टमर्स ने बोर्ड पढ़ा और वो फ्री की बिरयानी खाने होटल में आ गए और एक बार फिर उन्हें ताज़ी बिरयानी का स्वाद पसंद आने लगा। ये तो बिल्कुल पहले जैसी है। हाँ हाँ, मजा आ गया। भले ही उनको 1 हफ्ते फ्री में बिरयानी खिलानी पड़ी, पर उनकी मुश्किल का हल निकल गया। उनके ग्राहक लौट आए और सना और नदीम को समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। एक बार फिर अम्मी की बिरयानी चल पड़ी। पड़ोस की पिंकी नई साड़ी लेकर आई है, लेकिन आपने तो मुझको अभी तक एक भी नई साड़ी नहीं दिलवाई। अरे जितना कमाता हूँ उतना तुम्हें लाकर दे देता हूँ। घर का खर्चा तुम ही तो चलाती हो। हाँ ठीक है, आप मुझे कमाई लाकर देते हैं, पर ये तो देखिए कि लाकर कितना देते हैं। उसमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही गुजर बसर हो पाता है। इस झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो गया है, पर वही सूखी रोटी खाने को मिलती है। अरे अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? जितनी कमाई हो सकती है उतना कमा लेता हूँ। ढाबे पर ही तो काम करता हूँ। मालिक जितना देता है उतना तुम्हें लाकर दे देता हूँ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पर आप तो अपनी गुलामी से बाज ही नहीं आते। आपको वही ढाबा मिला है क्या काम करने के लिए? अरे तुम अपने काम से काम रखो, मैं काम कर रहा हूँ ना, खाली तो नहीं बैठा। सीमा की शादी को कुछ समय बीत गया था। रामू उसको सारी खुशियाँ नहीं दे पा रहा था, इसलिए सीमा हमेशा चिड़चिड़ी रहा करती थी। और ऊपर से उसके पड़ोस में जब कोई नई चीज खरीद लेता तो उसके मन में उससे घृणा पैदा हो जाती और वो सारी घृणा अपने पति रामू पर आकर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, रामू अपने ढाबे पर काम कर रहा था। ए क्या रे, इतनी देर से टेबल नंबर 24 का ग्राहक पुकार रहा है, ध्यान कहाँ रहता रे तेरा? सुनाई नहीं दिया, मैं अपने काम में मशगूल था। अरे आजकल तेरा ध्यान ना जाने कहाँ रहता है। इस तरह से तो बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा। मतलब? एक काम कर, तू अपना है ना हिसाब कर ले और कहीं और जाकर काम देख ले। लेकिन मैं तो आपके ढाबे पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो भला? अरे दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी का भाई यानी मेरा साला गांव से आया है। उसको काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मेरे काम में हाथ बटाना चाहता है। अब 2-2 कारीगरों को तो मैं रख नहीं सकता, इसलिए तुझे यहाँ से जाना होगा। मालिक आप तो जानते हैं मैं तंदूरी रोटी बहुत अच्छी बनाता हूँ और साथ में मिसल भी। अरे मैं जानता हूँ, मिसल की वजह से ही मेरे यहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, परंतु अपने साले को भी मना नहीं कर सकता ना। तू तो जानता ही है कि साले को मना करना आफत मोल लेना है। अगर मैंने उसको मना कर दिया तो मेरी बीवी मुझे जीने नहीं देगी, इसलिए तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा बेटा। अब चाहे लाभ हो या घाटा, ये मुझे करना ही होगा। रामू वहाँ से मुंह लटकाकर चला जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काम करे तो क्या करे। करूं तो क्या करूं? सीमा तो वैसे ही मुझसे लड़ती रहती है। घर के खर्चे के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते। अब अगर उसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है तो जाने वो क्या कहेगी। रामू वहाँ से उदास होकर निकल रहा होता है, तभी उसको उसका बहुत पुराना दोस्त अमित मिलता है। अरे अमित, तू यहाँ? हाँ, मेरी नौकरी लग गई है, पर वो इस गांव से दूर है। तू बता, ना उदास होकर कहाँ जा रहा है? इतने समय बाद मिला है, फिर भी ऐसी दशा में। रामू उसको सारी बात बता देता है। देख यार, मेरे पास एक तंदूर रखा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, और मुझे काम के सिलसिले में यहाँ से दूर जाना पड़ रहा है। तो एक काम हो सकता है, तू मेरा तंदूर ले ले और अपना एक नया काम शुरू कर ले। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। अगर मुझे तंदूर मिल जाए तो मैं मिसल पाव बनाकर बेच सकूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे तंदूर देता हूँ। रामू अमित का तंदूर ले आता है और सीमा को सारी बात बताता है। सीमा भी इस बात पर बहुत दुखी होती है कि उसकी नौकरी चली गई, पर अब वो बात समझकर रामू से कहती है, चिंता वाली बात तो है कि आपकी नौकरी चली गई, परंतु अच्छी बात ये है कि हमें तंदूर मिल गया। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे।
अरे अच्छा हुआ तुमने पैसे बचा कर रखे। आज यही पैसे हमारे काम आएंगे। मैं इन पैसों से मिसल बनाने का सामान लेकर आता हूँ। रामू उन पैसों से मिसल का सामान ले आता है। फिर वो मिसल बनाता है और बाजार में अपना एक ठेला लगाता है, परंतु उसका एक भी मिसल पाव नहीं बिकता, जिसकी वजह से वो बेहद निराश हो जाता है। आप चिंता क्यों करते हैं? अभी लोगों को आपके हाथों के हुनर का अंदाजा ही नहीं है ना। जिस दिन वो लोग इसका स्वाद चखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा मिसल पाव बनाते हैं। धीरे धीरे रामू के ठेले पर लोग आने लगते हैं और उनको तंदूरी मिसल पाव बेहद पसंद आता है। ये देखकर रामू और सीमा बहुत खुश हो जाते हैं। सीमा, तुमने सही कहा था। मैं अगर उस ढाबे पर रहता तो मैं कभी इतनी तरक्की नहीं कर पाता और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथों में भी हुनर है। मैं यूं ही आपसे थोड़ी ही लड़ती थी। मैं चाहती थी कि आप तरक्की करें, और देखिए आज हर कोई आपके हाथ की तंदूरी मिसल पाव खा रहा है। मैंने ये काम एक ठेले से शुरू किया था और आज मेरे पास एक पक्की दुकान है और उस पर भी भीड़ लगी रहती है। ये देखकर बहुत खुशी होती है। रामू दिन पर दिन तरक्की किए जा रहा था। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया जो देखने में सेठ लग रहा था। अरे भाई, सुना है तुम मिसल पाव बहुत ही अच्छे बनाते हो। क्या डालते हो उसमें? बस अपना प्यार डालता हूँ, वही सबको पसंद आता है। इस प्यार की हमें भी जरूरत है। मैं समझा नहीं। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना तंदूरी मिसल पाव मेरी बेटी की शादी में बनाओ। क्योंकि लड़के वाले बहुत दूर से शादी करने आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी शिकायत करने का मौका मिले। मैं भारत के सभी व्यंजनों को चुन चुन कर अपनी बेटी की शादी में रखवाना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी बेटी की शादी में अपना तंदूरी मिसल पाव जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारे भारत की शान का सवाल है। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि बाहर देश के लोग हमारे देश में खाना खाने आए और हमारे सभी व्यंजनों को पसंद करें। अरे इसीलिए तो मैं देश के कोने कोने से चुनकर व्यंजनों की भरमार करना चाहता हूँ। उन्हें अपने भारत के दर्शन कराना चाहता हूँ। आप चिंता ना कीजिए, मैं इसमें आपका पूरा सहयोग करूंगा। रामू सेठ की लड़की की शादी में तंदूरी मिसल पाव बनाता है, जो कि शादी का एक केंद्र बन जाता है। सब उसका तंदूरी मिसल पाव बहुत पसंद करते हैं और तारीफों के पुल बांध देते हैं। अब रामू का व्यापार बहुत दूर दूर तक फैलने लगा था और अब उसकी कई शहरों में दुकान बन गई थी।